हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अच्छा होना भी चाहिए। अच्छे बच्चे अच्छे होंगे। ठीक है। ओके। लास्ट वाले क्लास में जो हम लोग डिस्कस किए थे वो था ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ठीक है। मैंने बताया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम जिस जगह कट करता है डीएनए उसको रिस्ट्रिक्शन साइट कहते हैं। रिस्ट्रिक्शन साइट की पहचान होती है जिसको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं, जिसका सेम ओरिएंटेशन होता है। अगर हम आप इसको पढ़े जैसे जी ए टी टी सी इसको आपने लिखा होगा तो आपको पता होगा। ठीक है। अगला कार्यक्रम जो शुरू होता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम जो होता है दो प्रकार का कट बनाता है, एक स्टिकी इंड बनाता है, दूसरा यहाँ पर लिखा है ब्लंट इंड। सो प्लीज़ इस पर थोड़ा आप लोग फोकस करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। एक स्टिकी इंड जो कि एनसीईआरटी में दिया गया, लेकिन एनसीईआरटी ने क्या किया, इसको हेडिंग नहीं दिया है, इसने पैराग्राफ में डिस्कस कर दिया है। ठीक है। चलो, स्टिकी इंड और ब्लंट इंड का मतलब क्या होता है, इधर आप देखो, इस फिगर को देखो। देख बेटा, अगर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम एक जगह यहाँ पे कट करे, एक कट इस जगह पे लगाए और दूसरा कट यहाँ पे लगाएगा, तो आपको लगता नहीं कि ये सेंटर से अवे है। यस, अवे फ्रॉम सेंटर फ्रॉम ऑन बोथ स्ट्रैंड। अब क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, एक स्ट्रैंड के पास यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ओवर हैंगिंग स्ट्रैंड हो जाएगा और दूसरे वाले पे यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ओवर हैंगिंग स्ट्रैंड आपको देखने को आराम से मिल जाएगा। इस प्रकार के इंड को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिकी इंड बोलते हैं। लेकिन अगर स्टिक्स एंडोन्यूक्लियर एंजाइम कुछ ऐसा हो जो क्या करे, एकदम सेंटर में कट करे, मतलब पहले स्टैंड पे जहाँ पे कट कर रहा है वही उसी के जस्ट अपोजिट सेकंड दूसरे स्टैंड पे कट करेगा, तो आप मुझे बताओ तब डीएनए स्टैंड अलग हो जाएगा। लेकिन क्या डीएनए स्टैंड जो अलग हुआ उसमें आपको इस प्रकार से एक्स्ट्रा लटकता हुआ, एक्स्ट्रा फैला हुआ डीएनए स्ट्रैंड मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। इस प्रकार के इंड को हम क्या बोलते हैं, ब्लंट इंड कहते हैं। याद रखना, स्टिकी इंड और ब्लंट इंड को याद रखना। स्टिकी इंड सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि ये डीएनए लाइगेज जिस पे अच्छे से काम करता है, जबकि ब्लंट इंड की ज्वाइनिंग थोड़ी सी टिपिकल होती है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आपको मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दे रखा है। जैसे कि आपको पता है इको आर फर्स्ट, क्या इको आर फर्स्ट, ये एक प्रकार का रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम होता है बेटा। ये क्या करता है, स्टिकी इंड बनाएगा और एसएम में फर्स्ट ये कैसा बनाएगा, ब्लंट इंड बनाएगा। याद रखना, जीएटीटीसी एक इको आर फर्स्ट के लिए रिकॉग्निशन साइट है, यानी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, और सीसीसी जीजीजी ये एसएम में फर्स्ट के लिए है, तो उसको याद करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। अच्छा हाँ, मैं इसको पढ़ देता हूँ। स्टिकी इंड क्या लिखा है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम कट डीएनए अ लिटिल अवे फ्रॉम सेंटर, सेंटर से थोड़ा दूरी पर। ठीक है। और लेकिन याद रखने बिटवीन सेम टू बेस, बिटवीन सेम टू बेस का मतलब क्या होता है, ये देखो आपको मैं यहाँ समझाता हूँ। जैसे अगर यहाँ पर इसने जी और ए के बीच डीएनए को कट किया है तो यहाँ पर भी जी और ए के बीच होगा, ना कि ए और ए, टी और टी के बीच में। ये है बिटवीन द सेम बेस, याद रखना इस चीज़ को। ठीक है। जैसे यहाँ पर इसने सी और जी के बीच कट किया तो अगले में भी सी और जी के बीच ही कट करेगा। ये हुआ बिटवीन टू सेम बेसिस। इसकी वजह से क्या होगा, छूट जाएगा, लीव सिंगल स्टैंडर्ड पोर्शन एट इन देर आर ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेस कॉल्ड एज स्टिकी इंड। यहाँ पर देखो क्या लिखा गया है, स्टिकी इंड फैसिलिटेट एक्शन ऑफ एंजाइम डीएनए लाइगेज। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, ज़रा जवाब दीजिएगा। इसमें कौन कौन सा बॉन्ड टूटा है और इसमें कौन कौन सा बॉन्ड टूटेगा? आप जवाब मैं कमेंट में पढ़ूंगा, देखते हैं कौन इसमें अच्छा है। पढ़ाई कर भी रहे वैसे ही टाइम पास। मैं फिर पूछता हूँ, अगर यहाँ पर इको आर फर्स्ट आता है, चलो यहाँ पर आता है, तो वो कौन कौन से बॉन्ड उसकी वजह से टूटता है, यहाँ पे कौन कौन सा बॉन्ड टूटेगा डीएनए का, कौन कौन सा बॉन्ड। ओके, देखते हैं कमेंट कौन करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब देखो बेटा, एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का नाम कैसे दिया जा सकता है, उसके लिए कुछ रूल्स बनाया गया। फिलहाल जैसे अभी मैंने पढ़ा इको आर फर्स्ट, ऊपर भी हमने पढ़ा ना, तो ये रहा आपका एक, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल रख दिया है इको आर फर्स्ट। इसी की रेफरेंस में मैं आपको बताऊँगा। इको आर फर्स्ट में जो लेटर लिया गया है ई और को और आर ए फर्स्ट, ये है क्या, ये क्या इंडिकेट करता है उसकी बात करें तो यहाँ पर बताया गया है कि जो फर्स्ट कैपिटल लेटर है वो जीनस से लिया गया है, और जीनस क्या है, इसकी रेकिया है। क्या है, इसकी रेकिया है। वहीं पर अगर सेकंड टू स्मॉल लेटर, इसके बाद आने वाले दो स्मॉल लेटर जो हैं ये फ्रॉम स्पीसीज से लिए गए हैं। जैसे कोलाई, कोलाई में आप जानते हो ना सी ओ है ना, इसलिए यहाँ पे सी ओ लिया गया है।
लेटर आफ्टर स्पीसीज इज फ्रॉम नेम ऑफ स्ट्रेन। करा भैया स्पीसीज के बाद जो लेटर लिया गया है ना वो वास्तव में क्या है, स्ट्रेन है। जैसे आर स्ट्रेन, एस स्ट्रेन आपने पढ़ा होगा न्यूमोकोकस। जब ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा होगा तो ग्रिफिथ ने वहाँ पर न्यूमोकोकस बैक्टीरिया लिया था, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी लिया था, जो कि आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन होता है। ठीक है, और इसके बाद आपको रोमन अंक यहाँ पे दिखा है, रोमन न्यूमेरिक दिखा रहा है, तो कह रहा है रोमन नंबर रिप्रेजेंट ऑर्डर इन विच एंजाइम वर आइसोलेटेड। पहली बार इसको निकाला गया, दूसरी बार, अगर दूसरी बार निकाला जाएगा तो इको आर सेकंड हो जाएगा, तीसरी बार निकाला जाएगा तो इको आर थर्ड हो जाएगा। तो ये ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन बताता है। अब यहाँ पे मैंने कुछ डेटा कलेक्ट करने का प्रयास किया था डियर आपके लिए, इसको आप इतना लीजिए, बाकी आपको बताता हूँ। जैसे अगर कोई पूछे इको आर फर्स्ट का रिकग्निशन साइट क्या होगा, तो आप बोलेंगे GATTC होगा। ठीक है, कहाँ से निकाला गया इसकी, देखिए कोलाई से। BAMH फर्स्ट का रिस्ट्रिक्शन साइट क्या होगा, तो GGATCC। ठीक है, और ये कहाँ से निकाला गया था, एंजाइम। अब देखो एंजाइम कहाँ से निकाला गया था, नॉमेनक्लेचर करते हैं। पहले लेटर लेना B, दूसरा लिखा AM, तो बैम हो गया, एमाइलिक्यूफेसियंस। ठीक है, हिंड थर्ड की बात करें तो हिंड थर्ड में H और I हो गया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। सेल फर्स्ट की बात करें स्ट्रेप्टोमाइसिस एल्बस सेल हो गया। देखो PST हो गया, ये देखो PVU हो गया, और ये देखो CLA। ये तमाम प्रकार के रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम्स के रिस्ट्रिक्शन साइट जो होते हैं आपकी PVR 322 पे अवेलेबल होंगे। आपने पढ़ा होगा इको आर फर्स्ट, बैम फर्स्ट, इन थर्ड, सेल फर्स्ट, PST, PUV, CLA फर्स्ट। इसको आप एक बार नोटिस करिएगा, आपको अच्छा लगेगा। हाँ, खास करके छोड़ा आप इसको देखिएगा, आपका ये होमवर्क में बता देता हूँ मैं। आप सर्च करिएगा कि सेल फर्स्ट और PST फर्स्ट और CLA फर्स्ट का रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे यहाँ पर कुछ खास चीज़ दिखा गया है। ठीक है, इस फिगर को आपको समझना पड़ेगा। इस फिगर को मैं समझा के निकलता हूँ। ठीक है, देखो क्या है, अपने पास एक वेक्टर DNA मान लो प्लाज्मिड है, और मान लो ये अपना फॉरेन DNA है, फॉरेन जीन है। ठीक है, आपने अप्लाई क्या किया है, इको आर फर्स्ट। देख लो इको आर फर्स्ट से अप्लाई किए हो, तो इको आर फर्स्ट जब अप्लाई करोगे सीक्वेंस उसको वही चाहिए क्या, GATTC आप जान ही रहे हो बेटा। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात ये आ जाता है, बच्चा, कि जो यहाँ पे कट करेगा, देखो यहाँ पे कट करेगा, एक कट यहाँ पर, एक कट यहाँ पर, दो जगह कट करेगा। ठीक है, यहाँ पर कट किया और यहाँ पर भी कट किया। और लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, NCERT में गलती किया है, ये एरो यहाँ पर गलत लगा दिया है। प्लीज़ आप इसको देखिएगा, ये एरो यहाँ पर लगेगा इस स्थान पे, प्लीज़ इसको आप नोटिस करिएगा। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने बताया था सेम बेस पेयर के बीच होगा ना, तो ए और के बीच गलत हो जाएगा, तो प्लीज़ इसको इग्नोर करिएगा, यहाँ पर सुधार लीजिएगा, अपने NCERT में सुधार लीजिएगा। अब देख बेटा क्या होगा, अब कट लगने से क्या होगा, इस वाले पर स्टैंड पे क्या हो जाएगा, TTAA हो जाएगा। ठीक है, और इस वाले पे क्या हो जाएगा, TTA हो जाएगा। अब आप समझ सकते हो बड़े आसानी से। देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या, ये A कहाँ बाइंड करेगा, इसके साथ, ये वाला A पहले से बता चुका है, इसके साथ, ये वाला T किसके साथ बाइंड करेगा, इसके साथ, और ये वाला T किसके साथ बाइंड करेगा, इसके साथ। आप समझ सकते हो कि सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम आखिर क्यों लेते हैं, ताकि जो स्टिकी एंड बने उस पर सीक्वेंस कम्प्लीमेंट्री हो, ताकि उनको जोड़ते वक्त कोई दिक्कत ना हो। आप समझिए, इसलिए याद रखना, बार बार फिर से बोल देता हूँ कि जब आप किसी वेक्टर को कट करोगे, जब किसी आप डिजाइन DNA कट करोगे, तो याद रखना जिस क्या कहते हैं कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का यूज आप करोगे अपने फॉरेन DNA को अलग करने के लिए, वही रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम आप वेक्टर DNA पर भी अप्लाई करने वाले हो, ताकि वहाँ पर स्टिकी एंड बन सके, और वो जो स्टिकी एंड हो एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री हो। सो प्लीज़ इस पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा। ओके बच्चों, यहाँ पर एक चीज़ और आपको एक फिगर में आपको दिखा दूँ, आपके NCERT में दिया गया, इसमें किया क्या गया है, आप थोड़ा समझने का प्रयास। क्या किया गया है, लिया गया है फॉरेन DNA, हाँ, लिया गया है वेक्टर DNA जिसको प्लाज्मिड कहते हैं। ये सब क्यों लिया जाता है आगे आपको मिलेगा। ठीक है, अब क्या किया आपने, लिखा गया है सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम कटिंग बोथ फॉरेन DNA एंड वेक्टर DNA एट स्पेसिफिक पॉइंट। ये सेम क्यों होना चाहिए,
आपको पता है। फिलहाल ये हो गया आपका जीन, मतलब डिजायर्ड जीन जो अलग हो चुका है, ये आपका प्लाज्मिड जो कि कट चुका है। अब यहाँ पे हम डीएनए लाइगेज एंजाइम की सहायता से इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो बन जाएगा आरडीएनए। इतना तो आपके टीचर ने आपको पढ़ाया होगा, जो कि हैंड रिटन नोट से आप समझ सकते हो। आरडीएनए बन जाएगा। अब बेटा ये जो आरडीएनए बना है, इस आरडीएनए से हमें कॉपी चाहिए, मल्टीपल कॉपीज चाहिए। तो अब क्या करो, इस प्लाज्मिड को यानी आरडीएनए को डाल दो सेल के अंदर। अब उस होस्ट का, उस बैक्टीरिया का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। अब बेटा सीधी सी बात है, सेल डिवाइड करेगा। जब सेल डिवाइड करेगा यानी क्लोनिंग, होस्ट अपना क्लोन बनाएगा, तो फ़ायदा क्या होगा, जब भी अपनी प्लाज्मिड की संख्या बढ़ाएगा तो आपकी इसके प्लाज्मिड में आपका डिजायर्ड जीन भी क्या होगा, अपनी संख्या को बढ़ाएगा। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे। अगली स्टेप में हम आएंगे सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट के साथ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।